नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, और उसमें भी हमने स्पेशल केस देखा था सुपरपोजिशन का, व्हेन वेव्स विच आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और जिन सोर्सेस से वो प्रोड्यूस होती है उन्हें बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेस, यस, एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सो वी एंडेड अप विद सम रिजल्ट्स कि उनका सुपरपोजिशन एक और नई ट्रैवलिंग वेव होता है जिसका एम्पलीट्यूड उन पार्टिसिपेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सेम वे इंटेंसिटी भी पार्टिसिपेटिंग वेव की इंटेंसिटी और उनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है, और वहां का जो फेज डिफरेंस है बच्चों वो टाइम का फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि दोनों में ओमेगा टी वाले टर्म्स क्या रहते हैं, सेम। ठीक है, तो एक बात जान लेते हैं हम कि जब टाइम का ऊपर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं कर रहा है तो फेज डिफरेंस फिर किस पर डिपेंड करने लगता है। एक तो इनिशियल फेज पर डिपेंड करने लगता है, डेल्टा वन डेल्टा टू, और दूसरा हो सकता है पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करे। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस वाला आइडिया आपको स्लोली स्लोली जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। तो जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला रिमाइंड कराना चाहूंगा मैं आपको, तो एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? कि किसी भी गिवन टाइम पे एक ही वेव में दो पर्टिकुलर पॉइंट, एक का मीन पोजीशन x1 पे है दूसरे का x2 पे है, तो उनके बीच में जो गैप है वो क्या हो गया, डेल्टा x। तो फिर उन दोनों पॉइंट्स में फेज डिफरेंस कितना आ जाता है, 2π/λ इंटू डेल्टा x। ये हो सकता है दो डिफरेंट वेव्स की वजह से भी। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन। तो ये हम बस एक रिमाइंड कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो फॉर्मूला आप लिखिए। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस which is delta x is given as delta phi is equal to 2π/λ into delta x, where delta x is path difference. So suppose एक ही सोर्स है आपके पास, है ना, और इसी सोर्स से एक ही टाइम पे वेव चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए साउंड के एग्जांपल लेंगे, अपन पढ़ेंगे इसे साउंड में, मैं इसे और डिटेल में समझाऊंगा। एक पाइप है ना, और उसे कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे यू हैव दिस काइंड ऑफ सेक्शन हियर। सो व्हाट हैपेंस, एक वेव ट्रैवल करती हुई आ रही है, सीधी निकल जाएगी, है ना, और दूसरी इसका कुछ सम पार्ट में ट्रैवल फ्रॉम हियर एंड विल रीच हियर। यस, तो ये हो गया आपके पास वेव वन, ये हो गया आपके पास वेव टू, जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर सुपर इम्पोजिंग, तो ये सुपरपोजिशन हो गया। अब ये सुपरपोजिशन में रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, या इंटेंसिटीज हमें कैसी मिलेंगी, वो डिपेंड कर जाएगा बच्चों इन पार्टिसिपेटिंग वेव की फेज डिफरेंस पे। तो बाकी सब कहानी तो सेम ही, एक ही सोर्स से आ रही है। तो इसने कितनी लेंथ ट्रेवल की है टोटल, आई राइट, इसने ट्रेवल की है कुछ L1, इसने सेकेंड वेव ने यहाँ से यहाँ तक तो वही ट्रैवल की है, यस, यहां से यहां तक भी वही ट्रैवल की है, यस, सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट ट्रैवल किया। सही बात है, तो इस पार्ट को आप कुछ L2 लिख दें, है ना, और ये काम करता है, इस L1 इसे लेने के बजाय मैं इसे L1 ले लेता हूं, बाकी दोनों तो कॉमन ही है ना, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द waves reaching at this particular point? You will be saying it is nothing but L2 minus L1. So what will be phase difference between them is 2π/λ into this delta x. So I'm talking about this scenario with you. ठीक है, तो जब भी दो वेव एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, हो सकता है वो एक ही सोर्स से आ रही हो, बीच में स्प्लिट हुई हो, तो ऐसे केसेस में आप पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस कैसे निकाला करेंगे, 2π/λ into डेल्टा x। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी है, लाइन चेंज करके लिखी है यहाँ पे। इन सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स वेव्स, यानी वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, इन सुपरपोजिशन of two coherent source waves, path difference between them at different points may be different. Path difference between them at different points may be different. जैसे यहाँ का कोई पॉइंट उठा ले तो दोनों वेव में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे उनमें पाथ डिफरेंस है। ठीक है, सो
resultant amplitude and intensities at different points may be different. Resultant amplitude and intensity at different points may be different. Right? तो यही हमें एक छोटा सा नोट लिखना था सुपरपोजिशन में. आज जिस फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो है इंटरफेरेंस. ठीक है, इंटरफेरेंस कुछ मिलता जुलता ही है सुपरपोजिशन से, या बोल दीजिए सुपरपोजिशन का एक पर्टिकुलर पार्ट है. कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इंटरफियर करने का मतलब भी क्या होता है, टांग अड़ाना. हिंदी में बात करें अपन तो, है ना, मतलब एक ऑलरेडी वेव ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव भी वहां पे आ गई, तो दोनों डिस्टर्बेंस एक साथ आ गए, यही तो सुपरपोजिशन है. ठीक है, बट इंटरफेरेंस एक स्पेशल टाइप का सुपरपोजिशन है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेरेंस नाउ. ओके, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक्चुअली इंटरफेरेंस होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स राइट समथिंग अबाउट दिस. इसमें लिख लीजिए, व्हेन टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस ब्रैकेट में लिख दीजिए हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सुपर इम्पोज्ड मीन्स सुपरपोजिशन हो रहा है उनका, मतलब वो एक साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच रही है एक गिवन इंस्टेंट पे. तो वापस बोल रहा हूं मैं, व्हेन टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस superimposed, then redistribution of energy takes place in the medium, and it is called interference. Okay, तो जब सुपरपोजिशन की वजह से मीडियम की डिफरेंट लोकेशंस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाए, जैसे एक पर्टिकुलर वेव है उसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाती. बट हम देख रहे हैं कि कहीं पे इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से बहुत कम है, तो कहीं पे I1 प्लस I2 से ज्यादा भी है. तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, इसे ये बोलता है इंटरफेरेंस. ठीक है, तो हम इसी का एक आउटकम है रेजोनेंस, जिसकी हम स्लोली बात करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज रेजोनेंस? ओके, और लाइट वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आल्सो शो दिस फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. एंड देयर इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट YDSE. And this is the historical experiment which proves that light possesses wave nature. Okay, so we'll talk about it in wave optics also in optics chapter. Okay, चलिए, तो फिलहाल हम लौट आते हैं वापस मैकेनिकल वेव्स पे, पर कहानी यही रहने वाली है वहां भी, तो इसे ध्यान से समझिएगा, दिस इंटरफेरेंस. ओके, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो वेव्स थी. यस, हमारे पास दो वेव्स थी. y1 is equal to a sin ओमेगा टी, आई राइट इट a1 माइनस kx. ठीक है, दूसरी थी y2 is equal to a2 sin ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस दिस. यस, तो हमने क्या देख लिया था, इनका जो सुपरपोजिशन है वो आया था y1 प्लस y2, और सॉल्व करने के बाद हमें मिला था ये a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस सम बीटा, या बीटा की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, दैट यू आर फेमिलियर विथ. यस, सो यहाँ पे जो a आया था बच्चों, वो कितना आया था अपना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई. यस, और हम जानते हैं इंटेंसिटी, तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी अगर I1 है, तो ये फॉर्मूला आया था अपने पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ओके, इनटू cos ऑफ डेल्टा फाई. ठीक है, so this is the formula we got. We in the background we know कि intensity is directly proportional to amplitude square, या फिर एवरेज इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ट्रैवलिंग वेव में, वो कितना होता है, हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी दो स्पेशल कंडीशंस आप समझने की कोशिश करिए. इफ
इफ डेल्टा फाई, ध्यान से सुनिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n कैन रेंज फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या रख दूं मैं, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रख दूं यहाँ पे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. तो उन सब के लिए कॉस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस डेल्टा फाई फॉर सच नंबर्स इट विल बी +1. सो अगर मैंने कॉस डेल्टा फाई को +1 रख दिया तो आपका ये जो ए है वो मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों. ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 प्लस A2. ठीक है, और इंटेंसिटी जो है ओवरऑल वो भी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और आप चेक करिए वो कितनी आएगी, तो वो आएगी आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, क्योंकि cos डेल्टा फाई तो कितना बन गया, 1 बन गया. आप जानते हैं cos 0 cos 2 पाई प्लस 1 होता है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. दिस इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी. ओके, I max. ऑलराइट, सो ये एक स्पेशल कंडीशन हो गई जिसमें कि आपका ये डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है. और भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां डेल्टा फाई 2n पाई नहीं बन रहा होगा, डेल्टा फाई कुछ π/6, π/3, π/2 या कुछ और नंबर होगा, तो वहां पे आपका जो एम्पलीट्यूड है, रिमेंबर एम्पलीट्यूड इज नॉट y, ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल वहीं बैठा हुआ है, एम्पलीट्यूड है वहां के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अगर ये मेरा मीन पोजीशन लाइन है, यहाँ का एम्पलीट्यूड अगर कुछ आ रहा है आपका A1 प्लस A2, मतलब यहाँ का पार्टिकल ज्यादा रेंज में क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट. यहाँ का एम्पलीट्यूड कम आ रहा है तो ये कम रेंज में वाइब्रेट कर रहा होगा, ये कुछ और कम रेंज में कर रहा होगा, और कोई ज्यादा रेंज में कर रहा होगा, एंड सो ऑन. तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर फेज डिफरेंस कितना बन रहा है, 2n पाई, है ना, वहां के पॉइंट्स का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो सबसे ज्यादा आ रहा होगा. ठीक है, तो और वहां पे जो इंटेंसिटी है, एवरेज इंटेंसिटी, वो भी ज्यादा है. आप इसे प्रूफ कर सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2. आप देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है ना इसमें, तो दोनों वेव वहां पहुंच रही है, उनकी इंटेंसिटी I1 एंड I2 है, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से भी ज्यादा है. तो क्या कहीं और से एनर्जी आ गई, नहीं, कहीं और से एनर्जी नहीं आई है, और दूसरी लोकेशन की एनर्जी भी इधर ही कॉन्सेंट्रेट हो गई है, तो कहीं एनर्जी का क्या हो गया होगा, कमी, है ना. जैसे माउंटेन्स कैसे बनता है, एक थ्योरी है ज्योग्राफी में, है ना, फोल्डिंग थ्योरी, कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो टकराती है, और उनके टकराने से जो लैंडमास है वो ऊपर उठ जाता है. अब भाई लैंडमास ऊपर उठ रहा है तो कहीं नीचे भी तो गड्ढा भी तो बनेगा, और वो गड्ढा बन जाती है वैलीज, और ये जो ऊपर उठ रहा है लैंडमास वो बन जाता है आपका माउंटेन पीक. समझ रहे हैं बात, ठीक है. तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि कहीं और की एनर्जी इसी जगह पे आ गई, तो यहाँ पे एनर्जी I1 प्लस I2 यानी इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से भी ज्यादा हो गई, तो कहीं पे इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से क्या रहेगी, कम रहेगी. ठीक है, सो आई विल सी इट हियर. तो इस टाइप की कंडीशन को बच्चों बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी पॉजिटिवली टांग अड़ाना. आप कुछ कर रहे थे, कोई और आया जिससे आपको काम करने में और मदद मिल गई, आप डिस्टर्ब नहीं हुए. ठीक है, बूस्ट अप हो गई वहां पे एनर्जी. ऑलराइट, और कुछ ऐसी बूस्ट अप हुई कि मैं जो एनर्जी पुट कर रहा था वो जो दूसरा आया वो भी उससे भी ज्यादा वहां पे एनर्जी आ गई. ठीक है, कहीं और से भी एनर्जी बोरो कर ली गई है, तो कहीं और की एनर्जी इससे भी कम हो जाने वाली है. विल सी इट. दूसरी कंडीशन आप मैथमेटिकली चेक करने की कोशिश करिए. यहाँ पे आप जो याद करने वाले हैं, एक ये रिलेशन और एक ये, फटाफट याद कर लीजिए. ओके, एंड डेफिनेटली कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी नहीं भूलेंगे हम. व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्वेश्चंस ढेर सारे आगे मिलेंगे आपको. तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दिस, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई. ठीक है, याद कर लो इस बात को. यानी डेल्टा फाई क्या क्या बन सकता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. दिस इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड व्हाट हैपेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, amplitude of that location becomes maximum, that is A1 plus A2. Intensity becomes maximum, that is root of I1 plus root of I2. आपको एक और फॉर्मूला याद दिला दूं जिसमें कि A1 A2 इक्वल था, है ना,
A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A0। ऐसे केस में आपका जो A आया था वो क्या आया था, इट वाज 2A0 cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। एंड इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला याद दिला दूं तो I1 इक्वल्स टू I0, तो यहाँ पे जो I आया था वो आया था 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि पार्टिसिपेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी अगर सेम है तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो भाई इसमें डेल्टा फाई को 2n पाई रखो, चेक करते हैं। डेल्टा फाई को 2n पाई रखता है तो यहाँ पे इफ, ये भी लिख ही लेते हैं अपन, इफ A1 is equal to A2 is equal to A0, in that case what is we are getting this is 2A0, yes, and I1 is equal to I2 is equal to I0, then you are getting maximum intensity as 4I0. You check it. What do you have? Root I0 plus root I0, 2 root I0 का whole square, so you get 4I0. So this is the interesting thing. दो वेव आ रही थी, इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0, तो कितनी होनी चाहिए थी वहां पे इंटेंसिटी 2I0, पर आ कितनी गई 4I0। डोंट थिंक ये कुछ मैथमेटिकल जादू कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया भाई। नो, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक कैलकुलेशन हियर एंड वील अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड, कहां से आई ये एनर्जी। ठीक है, चलिए तो इसकी दूसरी कंडीशन भी हम समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मैं ये फॉर्मूला यहां तक की चीजें मिटा रहा हूं, ठीक है। तो सोचिए cos डेल्टा फाई को -1 बना दिया जाए, कब बनेगा cos डेल्टा फाई -1? इफ डेल्टा फाई इक्वल्स टू, कब होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसे मैं लिख दे रहा हूं कुछ इस तरीके से 2n - 1 पाई, वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम नॉट 0 है ना, 1 2 3 एंड अब ये तो मेरे ऊपर है, मैं अगर 2n + 1 लिख दूं तो फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, आप 2n + 1 भी ले सकते हैं। ओनली थिंग हमें इसका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी डेल्टा फाई क्या क्या हो सकता है, देखो पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है। तो ऐसे केसेस में व्हाट इज cos ऑफ डेल्टा फाई? cos ऑफ डेल्टा फाई इज बिकमिंग -1, so I'll put -1, so it will become a1 square plus a2 square minus 2a1 a2, so it will become a1 minus a2 का whole square, so a becomes a min, this amplitude is minimum and it is how much, mod of a1 minus a2। मैं mod जानबूझ के लगा रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड तो एक वैल्यू है, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही में ही जाता है ना पार्टिकल, तो वैसे भी तो नेगेटिव का ऐसा चाहे कोई मतलब नहीं है। अब इंटेंसिटी की बात करें तो I क्या हो जाएगी, I भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे चली जाएगी और वह यहाँ पे पुट करके देखो भाई, तो I1 + I2 - 2 रूट I1 I2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। एंड यू कैन इजीली प्रूफ दिस that this particular number, if I write here for you, then it will be better to understand। आपका ये जो I है वो आ जाएगा आपके पास I1 + I2 - 2 रूट I1 I2। चेक हियर, I1 + I2 में से कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ऐसे पॉइंट्स जहां का फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ये हो जाएगा, वहां पर जो इंटेंसिटी है पार्टिसिपेटिंग वेव की कितनी है, I1 और I2, तो मिला के कितनी होनी चाहिए थी, I1 + I2, पर यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो I1 + I2 से कम है, तो यहाँ की जो एनर्जी है जो इनको मिलनी चाहिए थी वो कहाँ चली गई है, कंस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। तो कहीं और से एनर्जी बोरो नहीं हुई, ऐसा कुछ एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है इस फिनोमेना में। सो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट यस वेव्स में एज पर द फेज डिफरेंसेस एनर्जी क्या हो सकती है आपकी, कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। पहले मुझे इसे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो आपका यहाँ पे जो इंटेंसिटी है बच्चों वो मिनिमम आ रहा है, और मिनिमम इसकी वैल्यू आ जा रही है आपके पास रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वही कहानी अगर मैं यहाँ से जाऊं इसकी कंडीशन में, दैट इफ A1 is equal to A2 is equal to A0, in that case what will be A main, तो इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा भाई, है ना। इसे मिटा रहा हूं मैं, है ना, दिस यू ऑलरेडी नो। एंड इंटेंसिटी में जाऊं कि I1 is equal to I2 is equal to I0, तो फिर I main ये भी बच्चों की आ जाएगी 0। एंड here is something to note, इंटेंसिटी थी भाई I0 दोनों, तो हर जगह इंटेंसिटी 2I0 होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या,
कुछ जगह इंटेंसिटी 0 हो गई और बाकी जगह इंटेंसिटी कितनी हो गई 4I0. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द कैपिटलिस्टिक कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम. यस, कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है, एक व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और दूसरा व्यक्ति है उसने इतना खाना स्टोर कर रखा है कि वो 100-150 साल उसके आने वाली 2-4 पीढ़ियां खाती रहेंगी, है ना, पर ये आज मर जाएगा. तो इसको बोलता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना. और इंडिया धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा है. तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो इंटरफेरेंस में क्या हुआ है, यहाँ की एनर्जी यहाँ चली गई है. ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं अपन. ये मैथमेटिक्स बहुत हो गया. झूला सबने देखा है ना. मान लो झूला है यहाँ पे, है ना, और आप किसी को भी मान सकते हो झूले पे बैठा हुआ. अब झूला चालू है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है वो कुछ टाइम में, है ना. आप इधर खड़े हुए हैं और आप झूले को धक्का मार रहे हैं. क्या आपके धक्का मारने से झूले का एम्पलीट्यूड पक्का बढ़ जाएगा? टेल मी. नॉट नेसेसरली. आपको धक्का सही टाइम पे मारना पड़ेगा. ओके, आप वर्क कर रहे होंगे, है ना, आपकी एनर्जी जा रही है, पर अगर आपने गलत टाइम पे धक्का मारा तो एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा. ठीक है, यानी सिस्टम में आप एनर्जी पुट तो कर रहे हैं पर उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है. तो इसे बोलेंगे हम कि जो सिस्टम की एनर्जी है प्लस आपकी एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, इन फेज होनी चाहिए. ठीक है, उसमें इस टाइप का फेज डिफरेंस हुआ तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, जैसे आप यहीं पे खड़े हुए हैं, झूला आपकी तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है और आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे. आपने उसका एक्सट्रीम पे जाने से पहले ही वो फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, उसका जो एक्सट्रीम यहाँ पे था वो अब यहीं पे रुक जाएगा. अब अगली बार तो वो सिर्फ इतने में ही करेगा. तो उल्टा आपने एनर्जी पुट करके सिस्टम की एनर्जी को क्या करा दिया, कम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. दो यू विल रिसीव ए जर्क, आपको धक्का लगेगा क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व है, बट आपने उस सिस्टम में कोशिश तो एनर्जी पुट करने की थी पर टाइमिंग गलत थी, इसीलिए क्या हो गया, वहां ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज कर गई. ठीक है, सो यस, टाइमिंग मैटर्स और टाइमिंग ही डिसाइड कर रही है आपकी क्या, फेज डिफरेंस. वेव की थ्योरी लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस. ओके, और भी एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हैं, बहुत जनरल सी बात है. चलिए, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और ये पार्टिकल्स एग्जिबिट नहीं करते भाई, ये नेचर सिर्फ कौन एग्जिबिट कर सकता है, वेव्स. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस यहाँ पे जो एनर्जी है वो खत्म हो जा रही है ऑलमोस्ट. यस, अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल रहे दोनों पार्टिसिपेटिंग वेव के तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है. यानी स्ट्रिंग आपको स्ट्रेट दिखेगी, उसमें कोई ऑसिलेशंस दिखाई नहीं देंगे, जबकि वहां पर स्ट्रिंग में ऑसिलेशंस, हैवी ऑसिलेशंस दिखेंगे, हाई एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस आपको दिखाई देंगे. ओके, चलिए, तो अब इसमें एक और कंडीशन समझ लेते हैं. अच्छा, याद क्या क्या रखेंगे इसमें हम, तो भाई याद रखेंगे एक तो कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं भूलना है. व्हाट इज कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे आप 2n+1 पाई भी लिख सकते हैं. बस n 0 से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 2n-1. आप 2n-1 याद रखिए, मैं जानबूझ के लिए आऊं क्योंकि आगे फिर हमें इस नंबरिंग को कुछ हम मतलब भी देंगे, इनको कुछ नाम भी देंगे आगे के फिनोमेना में. और ये आपका कंस्ट्रक्टिव. तो जस्ट दोनों को साइड बाय साइड आप लोग देख लीजिए. और मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए. ठीक है, अगर वो इक्वल रहे तो फिर ये 0 आ जाते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम लिख सकते हैं, इफ डेल्टा फाई इज ड्यू टू डेल्टा एक्स ओनली. डेल्टा एक्स किस लिए यूज किया जा रहा है, पाथ डिफरेंस. व्हाई एम आई राइटिंग डेल्टा एक्स ओनली, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कैन गिव एडिशनल फेज डिफरेंस. आज हम उसकी भी बात करेंगे. ठीक है, तो इफ डेल्टा फाई इज ड्यू टू डेल्टा एक्स ओनली, इन दैट केस what is delta phi? Delta phi can be written as 2 pi by lambda into delta x, that you know. तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन और क्या लिखी जा सकती है, ये तो डेल्टा फाई के टर्म में है, डेल्टा एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं ना. तो कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स लिखना चाह रहे हैं, तो डेल्टा फाई के टर्म में क्या है 2n पाई, है ना। तो डेल्टा फाई को क्या रख दो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। तो भाई 2 पाई क्या हो गई कैंसिल, तो क्या आती है आपके पास एक कंडीशन, आपके पास कंडीशन आ जाती है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा एंड विथ n इज 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसको भी आप याद रखिएगा साइड बाय साइड कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, both are conditions of constructive interference, but yes this is most general, ठीक है, no assumptions are here, but here there is one thing written over here, delta x only, yes, so 99% केसेस में फेज डिफरेंस डेल्टा x की वजह से ही होगा और आप लिख पाएंगे डेल्टा x इक्वल्स टू n लैम्डा, बट जेई एडवांस मोस्टली प्ले इसी फैक्टर के साथ कर लेता है, ठीक है, और लोग गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि और फैक्टर डेल्टा फाई तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी हम और फैक्टर्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये मोस्टली हम बात करेंगे और फैक्टर्स की इन चैप्टर कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, पर वहाँ ये रिजल्ट काम आएगा इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम नोट इधर के लिए अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ फॉर डिस्ट्रक्टिव साइड, व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n - 1 इनटू लैम्डा, so delta phi की जगह पे लिखिएगा 2 pi by lambda into delta x under the same condition, ठीक है, I'm sorry 2n - 1 pi, so pi से pi कैंसिल हो जाएगा और आपकी कंडीशन क्या आएगी delta x is equals to 2n - 1 lambda by 2, ठीक है, where n can go from 1 2 3 and so on, तो ये कंडीशन भी आप याद रखिए for delta x. So if I summarize this interference thing here, so interference can be divided in two categories, constructive interference and destructive interference. Constructive interference में क्या होता है, phase difference 2n pi होता है, path difference n lambda होता है, maximum amplitude, जो amplitude है वो maximum ही होता है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ का maximum amplitude, इस कंडीशन में ही amplitude maximum होता है, कितना होता है a1 plus a2, इंटेंसिटी भी maximum होती है, यहाँ पे कितनी होती है √i1 plus √i2 का होल स्क्वायर। Destructive, what is condition, delta phi equals to 2n - 1 into pi, n can range from 1 to 1 से लेके कोई भी इंटीजर चलेगा। फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, कितना होता है a1 - a2, ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम होती है, कितनी होती है √i1 - √i2 का होल स्क्वायर, एंड डेल्टा x के टर्म में इसकी कंडीशन 2n - 1 लैम्डा बाय 2 आती है। ओके बच्चों, तो इसे नोट कर लें, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट डिस्कशन है एंड आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, मिटा दूंगा इसे। ओके चलिए इसी आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरफेरेंस थिंग। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड having amplitude 3 centimeter and 4 centimeter interfere 3 centimeter and 4 centimeter interfere such that at a point phase difference is 90 degree। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे इंटरफियर टर्म यूज कर लिया पर फेज डिफरेंस 90 दे रहा हूं मैं, यानी इंटरफेरेंस या इंटरफियर टर्म सुपरपोजिशन की जगह पर भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, सो आई एम आस्किंग यू कैलकुलेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट। तो सीधे सीधा आंसर है बच्चों, क्या आएगा, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, तो a इज इक्वल टू √a1² प्लस a2² प्लस
2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई, इसमें मैंने आपको डेल्टा फाई कितना दे दिया 90 डिग्री, a1 3 सेंटीमीटर, a2 4 सेंटीमीटर, तो भाई कितना आ गया या इसके हिसाब से आपका a आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यू पुट इट हियर। चलो सेकेंड पार्ट बताओ मुझे, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ दीज वेव्स। आई एम नॉट आस्किंग एट दैट पॉइंट, 90 डिग्री वाले पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो रहा है ना कहीं हो रहा होगा। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज प्रोड्यूस्ड बाय दीज वेव्स ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो इस बार मैं चाहता हूं Imax बाय Imin का रेशियो। ठीक है, तो Imax बाय Imin आप क्या लिखेंगे फटाफट, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये Imax होता है, और यहाँ लिखेंगे रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपको ध्यान देना होगा, अब एम्पलीट्यूड से लिंक कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो I1 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, A1 स्क्वायर के, I2 किसके प्रोपोर्शनल है, A2 स्क्वायर के, तो रूट I1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A1 के, रूट I2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A2 के। सो ऑन दैट ग्राउंड आप Imax बाय Imin को कैसे भी याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेम्बर इट एज लाइक A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। रिमेंबर सिर्फ रेशियो याद इसके टर्म में आएगा, डोंट थिंक Imax इज A1 प्लस A2, दे आर नॉट इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल। तो रेशियो में कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ रहा है A1 प्लस A2 यानी Amax बाय Amin, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं Amax बाय Amin का होल स्क्वायर। ठीक है, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस एज वेल इन द फॉर्मूला लिस्ट। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा अपने पास Imax बाय Imin, इट विल बी A1 प्लस A2 कितना हो गया 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यस, तो ये आ जाएगा आपके पास 9:1 द रेशियो, आई एम सॉरी 7 का स्क्वायर यानी कि 49:1। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। ऑलराइट, एक और पार्ट मुझे बता दीजिए इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट लिखिए, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स, वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स is lambda by 3. Path difference between waves is lambda by 3. तो जब भी ऐसे पूछे कि फेज डिफरेंस इतना है, पाथ डिफरेंस इतना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट उसने डेल्टा फाई तो नहीं दिया, उसने क्या दिया तुम्हें डेल्टा एक्स, तो फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना दिया उसने, लैम्डा बाई 3, फटाफट लिख दीजिए, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हो गया सॉल्व, फिर तो 2 पाई बाई 3, तो आपका जो a है बच्चों वो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, तो आप लिख सकते हैं इसे 9 प्लस 16 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 इंटू माइनस ऑफ 1/2। यस, तो ये हो जाएगा 12 यानी माइनस 12 आ जाएगा, तो 9 प्लस 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, तो आपका जो आंसर है बच्चों कितना आ जाएगा रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है इन दिस इंटरफेरेंस थिंग। ऑलराइट, ओके, let me see if I have more questions. Okay, लिख लीजिए, two waves having same amplitude, next question लिख लीजिए, two waves
having same amplitude produces intensity equal to intensity produced by single wave alone. Find phase difference. इन भाई दो वेव है जिनके एम्पलीट्यूड सेम है और वो इंटरफियर कर रही है और कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है जितनी एक वेव ही प्रोड्यूस कर सकती है. तो ये कुछ ऐसा हो गया कि दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट जैसा है ना. तो चलो पूछ रहा हूं मैं फेज डिफरेंस कितना है. तो चेक कर दे. तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ना. एक तो है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई. अब इसने मुझे क्या दे दिया कि I1 I2 इक्वल है, मान लीजिए I0 है. तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या. 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. ठीक है. तो अभी मुझे क्या दिया है कि वो डेल्टा फाई फाइंड करिए जिसके लिए ओवरऑल इंटेंसिटी किसी एक के इक्वल हो जाए. हो गया सॉल्व. तो क्या आ जाएगा आपके पास I0 इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. सही बात. I0 कैंसिल तो आपके पास आ गया 1/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. तो आपके पास आ गया cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 इक्वल्स टू 1/2. ठीक है. तो डेल्टा फाई बाई 2 इसके इक्वल आ जाएगा पाई बाय 3 के 60 डिग्री. तो आंसर आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री. अच्छा, इसका नेगेटिव आंसर भी वैलिड है. फेज डिफरेंस नेगेटिव में लिखना भी कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो भाई ये हो गया एक क्वेश्चन, तो इस पर पूछा जा सकता है. ठीक है. अच्छा, कभी कभी तीन वेव्स का भी सुपरपोजिशन करा देता है वो. तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जोड़ के देखिए आप, दे आर नॉट डिफरेंट. सिर्फ 5 साइज की वजह से मैं 2 हिस्सों में भेज रहा हूं उनको. तो कभी कभी तीन वेव दे देगा कि तीन वेव सुपर इम्पोज कर रही है. फिर आपके पास फॉर्मूले नहीं है डायरेक्ट इसके जैसे. फिर आपको क्या लगेगा वहां पे, वेक्टर फेजर मेथड जो मैंने सिखाया था. लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन ऑन दैट. देखिए, 3 waves from 3 coherent sources. 3 waves from 3 coherent sources interfere at some point. आगे लिखिए, each wave has amplitude A0. Each wave has amplitude A0 and intensity I0. If phase difference between first and second wave is 60 degrees 60, and between first and third wave is 120 degree. First and third wave is 120 degree. And first wave lags behind in phase. First wave lags, पीछे है phase में, behind in phase from second and third wave. Then find resultant amplitude and intensity. At that point, resultant amplitude and intensity. तो आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, पहले सोचिए खुद. फेजर मेथड आई कंसीडर आपको याद होगा, है ना. तो 2 से ज्यादा अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो आपके पास जो मेथड होगा बच्चों वो कौन सा होगा, फेजर ट्रिग्नोमेट्री. बहुत महंगा पड़ेगा. ठीक है. तो फेजर मेथड क्या बोलता है, तीनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लीजिए, उनके फेज डिफरेंस को उनके बीच का एंगल मान लीजिए और आप वेक्टर सम फाइंड कर लीजिए. वही आपको ओवरऑल एम्पलीट्यूड आ जाएगा और इसी के हिसाब से क्या फाइंड कर पाएंगे, इंटेंसिटी. बाय यूजिंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो लेट्स ट्राई. तो ये फर्स्ट वेव आई एम टेकिंग A1 एज वेक्टर. ठीक है. और इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे है आपकी सेकेंड वेव, इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे. ठीक है. तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस एज 90 डिग्री लाइन. तो 60 डिग्री ये है आपका A2.
और इसके साथ कितने एंगल पे बच्चों 120 डिग्री के एंगल पे है ना, हियर कुछ इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पे है आपका A3 और ये ओवरऑल एंगल है आपके पास 120 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट लैग कर रहा है, सेकंड लीड कर रहा है 60 डिग्री से, थर्ड फर्स्ट के कंपैरिजन में 120 डिग्री से लीड कर रहा है। अब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए तो रिजोल्यूशन सीम्स द बेटर अप्रोच है। यू आर ऑलवेज वेलकम टू यूज पॉलीगॉन लॉ, नो प्रॉब्लम। तो फटाफट ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और इसे अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस पार्ट ऑफ वेव्स जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में, दे आर नॉट टू मच ट्रिकी। फ्लूइड्स तक का जो मैकेनिक्स है उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, तो वहां पे हमने क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी किए हुए हैं, बट ये ज्यादातर फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इसी डिस्कशन पे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं वेव ऑप्टिक्स में, मैं वहीं पे बात करूंगा। खैर यहाँ पे अपन सीख लेते हैं। तो लेट अस स्प्लिट एंड सबका एम्पलीट्यूड तो ए नॉट ही है, तो a1 को तो आप क्या लिख सकते हो, फिर a1 एज ए वेक्टर यू कैन राइट a नॉट i कैप। a2 को क्या लिख सकते हो, यू कैन रिजॉल्व a2, यस दिस इज a2, यू कैन रिजॉल्व एनी टाइम। इसका ये कंपोनेंट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा a2 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका a2 इंटू sin 60, तो कितना हो जाएगा ये a2 इंटू √3/2, ठीक है। वैसे ही इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं a3 को, तो a3 120 यानी ये एंगल कितना बना रहा होगा 60, तो इधर आ जाएगा a3 का एक कंपोनेंट, वो कितना आ जाएगा a3/2, a3 cos 60, और ऊपर की तरफ एक आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा a3 √3/2। सो लेट्स जस्ट एक्सप्रेस दिस। सो a2 को मैंने लिख लिया, मैग्नीट्यूड तो a0 ही है, ये आ गया a0/2 i कैप प्लस √3 a0/2 j कैप, ठीक है। और a3 को लिख लिया मैंने सेम स्टाइल में माइनस a0/2 i कैप प्लस √3 a0/2 j कैप। अब आपको ओवरऑल एम्पलीट्यूड चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज दिस अप्रोच, ठीक है। कितने भी वेव्स सुपर इम्पोज कर रहे हो आप ये फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं, वेक्टर अप्रोच। सो दिस यू विल गेट, you add this, so a0 i cap plus a0/2 i cap plus √3/2 a0 j cap plus a0/2 with minus plus √3/2 a0 j cap, ठीक है। तो इसमें से कुछ पार्ट आप देखिए कैंसिल हो रहा है, a0/2 a0/2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा a0 i cap प्लस √3 a0 j cap, ठीक है। अब आपका जो एम्पलीट्यूड है विल बी नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स, विल बी राइटिंग a0 स्क्वायर प्लस √3 a0 स्क्वायर, यू कैन चेक, यू गेट 2 a0, 3 + 1 4 बाहर निकलेगा, तो व्हाट यू गेट, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट इज 2 a0। यू कैन सिंपली सॉल्व बाय पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं a3 और a1 का जो रिजल्टेंट है वो a2 आएगा, तो a2 ऑलरेडी a0 है और एक और आ जाएगा a2, तो 2 a0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। खैर अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यस, तो आप लिख दीजिए इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और आपकी पुरानी जो इंटेंसिटी है I0, ये किसके प्रोपोर्शनल है, a0 के, तो आप दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपका काम हो गया। तो आप लिखेंगे I/I0 विल बी इक्वल टू a/A0 का स्क्वायर, तो I/I0 विल बी इक्वल टू, आप देखिए a/A0 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको I मिल जाएगा बच्चों 4I0, एंड दिस इज योर आंसर फॉर इंटेंसिटी। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल इफ दे आर आस्किंग सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन 2 waves to you, okay, राइट। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन दिस पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन, एंड सुपरपोजिशन का एक हिस्सा है इंटरफेरेंस, यू कैन नोट दिस। ओके,
So now we will talk about the next part of this chapter, that is called the refraction and reflection of waves. ठीक है, तो वेव्स रिफ्लेक्ट भी होती है, एनर्जी है जो कि रिफ्लेक्ट होती है. साउंड के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना, आवाज गूंजती है, इको वी कॉल इन फिजिक्स टर्म्स. तो इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी. स्ट्रिंग्स में भी मैं अगर यहाँ पे वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उस एंड से भी कुछ वेव्स आ सकती है एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके. ठीक है, जैसे ओशंस में बात करें अपन, तो अब रिपल्स देखेंगे ना, जैसे कोई स्टिल पॉन्ड है या लेक है, उसमें एक पत्थर हमने ड्रॉप करा दिया तो रिपल्स जाते हैं जाते हैं जाते हैं, रिवर्स भी होता है. आप अपने घर में एक बड़ा सा टब लीजिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, पानी को स्टिल होने दीजिए और कुछ ड्रॉप कर दीजिए, सी रिपल्स विल ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम दैट स्टोन टू द बाउंड्री ऑफ दैट एंड देन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दोस रिपल्स ऑन द surface of water. Though the reflection amplitude will not be equal to that original amplitude, है ना, कम हो जाएगा क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा वो बाउंड्री जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है. पर आइडियल कंडीशंस में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो फिर एम्पलीट्यूड्स में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये तो कहानी हुई. हम इसका मैथमेटिक्स भी डिस्कस करते हैं. तो आप फॉर्मली हेडिंग लिख लीजिए अभी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. आप जानते हैं रिफ्रैक्शन, शायद आपने 10th में सुना होगा. रिफ्रैक्शन के ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो जाना, क्रॉस कर जाना एक मीडियम को. सो वी आर डीलिंग विथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन. ठीक है, of waves. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें जानने जरूरी है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें. तो पहला टर्म है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखना चालू कर दीजिए. तो पहला लिखिए स्पीड ऑफ ए वेव. स्पीड ऑफ ए वेव changes when medium changes. स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी के रेशियो पे डिपेंड करती है. तो when medium changes, speed changes. ओके, या फिर मे टर्म ऐड कर सकते हो सकता है ना, कि इलास्टिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर गई हो उस मीडियम की और इनर्शियल प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर गई हो. ठीक है, तो फिजिकली चेंज होने से मीडियम में जरूरी नहीं है स्पीड चेंज हो जाए, बट हाँ स्पीड चेंज हो सकती है. ठीक है, अब इसी में आगे आप लाइन चेंज करके लिख लीजिए. एक टर्म यूज करते हैं हम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. ये टर्म आपको रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सुनने को मिलेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म होता है लाइट में, है ना. ये सब बातें हम ऑप्टिक्स में करेंगे. तो आप देखेंगे कि जो ऑप्टिक्स है वो इधर का ही एक्सटेंशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहा हूँ ऑप्टिक्स ले लूं, बट आई विल डिसाइड कि आई एम जस्ट पुशिंग द बाउंड्रीज की मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शायद होपफुली अगर इंस्टीट्यूट फिजिकली स्टार्ट हो जाता है ना, थोड़े टाइम बाद, तो मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मैं इन क्लास पढ़ाऊं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स इन मैकेनिक्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काइनेमेटिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बट अगर बहुत लंबी कहानी खींची तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते. तो लेट्स सी. तो मैं एक पॉइंट लिखवा रहा था आपको, आपने लिख लिया है कि स्पीड ऑफ ए वेव चेंजेस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मे चेंज व्हेन मीडियम चेंजेस. लाइन चेंज करके लिख रहे हैं अपन, फॉर ए वेव ए मीडियम, फॉर ए वेव ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ वेव इज लेसर. अब लेसर तो कंपैरेटिव टर्म है ना, कम होना, किसी के रिस्पेक्ट में कम होना. तो ये रेयर और डेंसर टर्म भी कंपैरेटिव टर्म्स नहीं है ना. कोई मीडियम एब्सोल्यूट रेयर या एब्सोल्यूट डेंसर नहीं होगा. धीरे धीरे आपको और समझ आएगा. तो हम लिखने वाले हैं फॉर ए वेव ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ वेव इज लेसर is called
denser medium, speed of wave is lesser is called denser medium. जहां वेव धीरे धीरे चल पा रहा है वो मीडियम को क्या बोलते हैं हम, डेंसर मीडियम. ठीक है, और वहीं पर आगे लिख लीजिए, ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ वेव इज greater, speed of wave is greater, then that medium is called rarer medium for that wave. Okay, in a medium which is rarer for one kind of wave may be denser for another kind of wave. Okay, I'll explain it to you with example. तो ये बात हमने लिख ली, सीधा फंडा याद रखेंगे, जहां स्पीड कम है वेव की उसे क्या बुलाएंगे, रेयरर, आई एम सॉरी डेंसर, और जहां स्पीड ज्यादा है उसे रेयरर. ऐसे याद रखो. जहां तेज कहां भाग पाओगे आप, जहां पे मुश्किलें कम है ना, अंग्रेजी में हो गया रेयरर, डेंसिटीज उतनी ज्यादा नहीं है. और जहां पे आप स्लो चलेंगे मतलब वो प्रॉब्लमेटिक है उस पर्टिकुलर वेव के लिए, क्या कहलाएगा वो, डेंसर. ठीक है, स्पीड कम डेंसर, स्पीड ज्यादा रेयरर. किसकी स्पीड, पार्टिकल्स की नहीं, वेव की, एनर्जी की, ट्रैवलिंग की स्पीड, जो कि किससे देते हैं अपन स्ट्रिंग के लिए, रूट ऑफ टी बाई म्यू से, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपके लिए, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, तो लाइट के पर्सपेक्टिव में देखूं तो एयर एंड वाटर के ग्रुप को बात करूं मैं ना, हवा एंड पानी, तो जो लाइट है वो हवा में तेज चलती है और पानी में हवा के कंपैरिजन में स्लो चलती है. तो फिर हम क्या बोलेंगे, एयर इज रेयरर मीडियम फॉर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वाटर इज डेंसर मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, एयर वाटर, वाटर एयर. यस, तो क्या बोला मैंने कि एयर लाइट के लिए रेयरर है और वाटर लाइट के लिए डेंसर है. जबकि साउंड की बात करूं, इसी के जस्ट बाद हमें साउंड पढ़ना है ना, इसी का एक्सटेंशन है इस चैप्टर का, साउंड वेव. तो साउंड की बात करूं मैं, तो वहां पे हमें आपको बताऊंगा कि जो मीडियम्स डेंसर होते हैं, इनकी डेंसिटीज, फिजिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे साउंड फास्ट ट्रैवल करता है. सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैसेस में साउंड की स्पीड और कम, और वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0, ट्रैवल ही नहीं करता है. ठीक है, तो जबकि साउंड की बात करें तो साउंड के लिए एयर बच्चों डेंसर मीडियम है. एयर में साउंड स्लो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर कैसा हो गया, रेयरर. तो आप समझ रहे हैं, तो कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम रेयरर डेंसर हर वेव के लिए सेम टाइप से नहीं होगा. तो इस एग्जांपल को आप छाप लीजिए, लिखिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइट, एयर इज रेयरर मीडियम and water is denser medium. Air is rarer medium and water is denser medium. ठीक है, however for sound waves या sound, air is denser medium and water is rarer medium. ठीक है भाई, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब स्ट्रिंग्स की बात कर ले, रेयरर डेंसर की. तो सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है ना, अपन स्ट्रिंग वेव्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना. ये मैं मोटा पतला दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग को, जस्ट उनकी मास पर यूनिट लेंथ डिटेक्ट करने के लिए. ये सीरीज में कनेक्टेड है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. तो ये जो मोटी वाली स्ट्रिंग है उसकी मास पर यूनिट लेंथ μ2 है, और इसकी मास पर यूनिट लेंथ μ1 है, लीनियर मास डेंसिटी. और जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो μ2 है वो बड़ा है μ1 से. तो बताओ कौन सा रेयरर मीडियम होगा, मैकेनिकल या वेव्स जो स्ट्रिंग वेव है उनके लिए कौन सी स्ट्रिंग रेयरर, कौन सी डेंसर होगी, जरा चेक करते हैं. ये स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 सीरीज में है, तो टेंशन क्या होगी भाई, सेम. तो v क्या लिखेंगे अपन, रूट ऑफ t बाई म्यू, है ना. तो v1, v इन स्ट्रिंग 1 कैसे लिखोगे, रूट ऑफ t बाई μ1. v इन स्ट्रिंग 2 कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ t बाई μ2. यस, अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा कि टेंशन क्या रहती है, सेम. तो हम देख पा रहे हैं कि μ2 क्या है, बड़ा है μ1 से, तो इससे क्या पता चलता है, v2 इज लेस देन v1. और जहां स्पीड कम वो क्या हो गया, डेंसर. इसका मतलब स्ट्रिंग 2 आपकी क्या आ गई, डेंसर.
डेंसर मीडियम हो गया हमारे वेव के लिए, और स्ट्रिंग 1 क्या हो गया भाई, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे। सो बेसिक आइडिया क्या है स्पीड का, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं फॉर स्ट्रिंग जो मास पर यूनिट लेंथ जिसकी ज्यादा होगी एट द गिवन टेंशन वो डेंसर हो जाएगा, और जिसकी मास पर यूनिट लेंथ कम है वो रेयरर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट इसी सीक्वेंस में आप लिखिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, frequency depends on source, so it does not change due to reflection or refraction. It does not change due to reflection or refraction. I have a simple question. रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है क्या? रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है क्या? नो। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि बाउंड्री से टकरा के वापस लौट आना, यानी जहां से गए थे उधर ही लौटना, तो आपने मीडियम चेंज नहीं किया। तो रिफ्लेक्शन के केस में तो स्पीड ऑफ वेव भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, हाँ रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ वेव चेंज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती, सोर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए भले रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स, पहले भी बात कर चुके हैं हम इनकी। अगला पॉइंट लिख लेंगे रिगार्डिंग वेवलेंथ। सो वेवलेंथ है ना, और वेवलेंथ पे ही डिपेंड करता है वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, जैसे क्या बोलते हैं k 2 पाई बाय लैम्डा है। तो जो वेवलेंथ के साथ होगा वही k के साथ भी होगा। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में kv लिख लीजिए। तो हमने अभी लिखा हुआ है वेवलेंथ, इन ब्रैकेट आप लिखिए k विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ इज लैम्डा एनीवे है ना। Changes with change in medium, changes with change in medium according to this relation v equal to f lambda, और k में चाहिए आपको तो ओमेगा इक्वल्स टू k इक्वल्स टू बेसिकली ओमेगा बाई v, और v इक्वल्स टू ओमेगा बाई k। वो इधर से आता है, सब रिलेशन आप फील कर सकते हैं, है ना। सो ओमेगा मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, एफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वी करता है तो लैम्डा करेगा, वी करता है तो के करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब लाइन चेंज करके लिख लो, इन रिफ्लेक्शन वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल जाएगी ना। रिफ्लेक्शन पहले एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो जाती है रिफ्लेक्शन में। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं क्या चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में, स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होती, यू मे नोट इट। ओके, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। तो लिख लेंगे इन रिफ्लेक्शन लैम्डा एंड के which is 2 pi by lambda does not change as v, that is wave velocity or wave speed, sorry not velocity, as v ब्रैकेट में लिखिए wave speed does not change however in refraction lambda and k changes as v changes. In refraction, which is also called transmission, lambda and v changes as, sorry, lambda and k changes as v changes. ठीक है, आखिरी पॉइंट इसमें लिखिए पावर के बारे में लिखना है। आखिरी पॉइंट हमें किसके बारे में लिखना है, पावर। लिखिए if no energy is absorbed, at junction, what is junction is boundary। जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग का डायग्राम मिटा दिया, जहां पे वो दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो रही थी वो जंक्शन हो गया। ठीक है, जहां मीडियम चेंज होता है। सो इफ नो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एट जंक्शन, देन पावर इंसिडेंट
यानी जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसकी जो पावर है वो किसके इक्वल आएगी, पावर इंसिडेंट, ये आती है आपके इक्वल पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड। ठीक है, मतलब सपोज ये स्ट्रिंग में कोई वेव ट्रैवल कर रही है ना, ये स्ट्रिंग है, इसमें कोई वेव ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे जंक्शन है। ठीक है, तो इस जंक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पास हो जाएगी दूसरी स्ट्रिंग में, जैसे बोलेंगे ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड। तो जो पावर इंसिडेंट हुई है वो दो हिस्सों में बढ़ गई, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, अगर जंक्शन ने कोई एनर्जी ऑब्जर्व नहीं की है। जबकि इन रियलिटी जंक्शन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करने वाला है, एब्जॉर्व। ठीक है, ओके। तो इधर भी लेंथ ऑफ वीडियो बढ़ रहा है, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो एक काम करते हैं, मैं आधी के इस पार्ट को यहीं पे ब्रेक दे रहा हूँ, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड, वी विल टॉक अबाउट इट in our next video. Okay, so thank you till here.